Hello everyone, hope you are doing good. This is Ashish Sharma on behalf of Curious CA. Today we are going to discuss what is tax audit, what are the objectives of tax audit, and whom it is applicable to. So let's start our video. Now let's see the meaning of tax audit. So first thing which comes to our mind is the audit of accounts was introduced by Section 11 and that is effective from 1st April 1985. That is the assessment in 1985-86. So under Section 44AB, it was introduced, and this audit under Section 44AB of income tax is known as tax audit. The first point. Now, who can do the audit? Now, the next point is who can do this tax audit? So any chartered accountant in practice can do the tax audit of the accounts of the taxpayer in pursuance of the Section 44AB is called tax audit. What is the objective of this tax audit? Sorry for my handwriting. My handwriting is very poor in this. I'll try to improve, but as of now, you will have to bear with me. Now, next point is objective of this tax audit. Now, objective was it ensures that books of accounts and other records are properly maintained, that they truly reflect what income. First point ये हो गया फर्स्ट पॉइंट कि क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वो ट्रूली रिफ्लेक्ट करे इनकम को. सेकेंड पॉइंट हो गया जो क्लेम्स और डिडक्शंस आपने लिए हैं वो करेक्टली लिए हैं या नहीं लिए हैं. चलिए, तो हमारे 3 पॉइंट्स हो गए. फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया मीनिंग, सेकंड पॉइंट हमने देख लिया कौन कर सकता है ये ऑडिट, और थर्ड पॉइंट हमने देख लिया ऑब्जेक्टिव. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड स्लाइड व्हिच इज एप्लीकेबिलिटी. किस किस के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा. सोचो ये देख लेते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर हमारे पास है सेक्शन 44AB. 44AB बोलते हैं एवरी पर्सन, हर वो पर्सन जो कि इसके दायरे में आएगा. ए पॉइंट बी नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, बी पॉइंट सी पॉइंट, ऐसे जो भी इसके दायरे में आएगा, यानी कि जो भी इस सेक्शन की लिमिट्स में आएगा, कवर होगा, दैट विल बी कवर्ड फॉर टैक्स ऑडिट. चलिए, तो पहला पॉइंट है कैरिंग ऑन बिजनेस, जो कि कैरी कर रहा हो क्या, बिजनेस. बिजनेस की डेफिनेशन अलग से डिफाइन कर सकते हैं. टोटल सेल्स या फिर टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट्स एज द केस में बी एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीज. तो हमारे पास यहाँ से आ गई लिमिट 1 करोड़ की. देखिए, सेक्शन 44AB ने बोला जो भी पर्सन अगर उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड हो जाती है किसी भी प्रीवियस ईयर में, तो उसके लिए क्या होगा, टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा. चलिए, लेकिन उसने फिर एक प्रोवाइजो डाल दिया. उसने बोला लेकिन ठहरिए, रुकिए जरा. उसने बोला कि दैट इन केस ऑफ अ पर्सन हुज aggregate of all amounts received including amount received for sales, turnover or gross receipts during the previous year in cash. यहाँ पे पॉइंट जो नोट करना है वो है in cash does not exceed 5% of the said amount. यानी कि दोबारा पढ़ लेते हैं. in cash does not exceed 5%. कैश में क्या है, 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगर ये बोल रहे हैं लेकिन अगर कैश में 5% से ज्यादा नहीं है, एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट्स मेड इनकर्ड फॉर और प्लस एंड, इसने बोला यहाँ पे हमें एंड पढ़ना पड़ेगा. यहाँ पर देखिए इसने बोला एंड, तो यानी कि प्लस उसकी जो एक्सपेंसेस हैं वो भी 5% से ज्यादा नहीं है कैश में. देन दिस क्लोज शेल हैव इफेक्ट एज द वर्ड्स 1 करोड़. ये जो हमने 1 करोड़ अभी अमाउंट नोटिस किया था, शेल बी रिप्लेस विद 10 करोड़. हम इसको काट देंगे और बोलेंगे नहीं जी, आपके ऊपर हम जो अमाउंट अप्लाई कर रहे हैं वो ये नहीं है, आपके ऊपर तो लगेगा जी 10 करोड़. चलिए, दोबारा देख लेते हैं, एक बार समराइज कर लेते हैं इसको सेक्शन को. यहाँ तक इतना हमने पढ़ा है कि हर पर्सन जो भी क्या कर रहा है, बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, उसके लिए लिमिट क्या होगी, 1 करोड़ रुपए की. लेकिन अगर उसने ये वाली कंडीशंस फुलफिल कर दी, क्या कि उसका एक्सपेंडिचर और उसकी सेल्स का 95% बैंकिंग के ट्रांजेक्शन हुई हो, बैंक से हुआ हो, कैश ना हुआ हो बेसिकली, तो हम उसको इस 1 करोड़ की जगह क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे 10 करोड़ रुपीज. चलिए, इस सेक्शन को लेकिन अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, ये अभी कंटिन्यू हो रहा है. आप देख सकते हैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा हुआ है. कंटिन्यू. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसने बोला प्रोवाइडेड फर्दर, वहां पे उसने बोला था प्रोवाइडेड, वो था फर्स्ट प्रोवाइजो, ये है सेकंड प्रोवाइजो. अब ये बोल रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द पेमेंट और रिसीट एज द केस मे बी चेक ड्रॉन. यानी कि हमने 2 पॉइंट देखे थे, हमने सेल्स देखा था और एक्सपेंडिचर देखा था. उसने बोला एज द केस में भी या तो पेमेंट या फिर आपकी रिसीट्स जो भी हुआ हो उसपे ड्रॉन ऑन अ बैंक और बाय अ बैंक ड्राफ्ट विच इज नॉट अकाउंट पे. ध्यान से देख लीजिए, वो बोल रहे हैं अगर अकाउंट पे ही नहीं है यहाँ पे
तो हम क्या कर देंगे, उसको मान लेंगे shall be deemed मतलब मान लिया जाएगा to be payment of और receipt as the case may be in cash। तो हम उसको कैश के अंदर कंसिडर करेंगे। जब आपकी 95% वाली कैलकुलेशन आप कर रहे हो कि आपने कैश में किया है नहीं किया, तो कैश के अंदर हम क्या क्या मानेंगे, कैश को तो मानेंगे प्लस उसमें हम कर लेंगे कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि आपके अकाउंट पे ही चेक से नहीं हुई है, कोई भी अदर चेक हो उसको हम मान लेंगे कैश ट्रांजेक्शन। चलिए, उसके बाद हमने पहले देखा था ए पॉइंट, अब हम देख रहे हैं बी पॉइंट। तो उसने बोला एवरी पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन। अब तक हमने जो बात की थी वो की थी हमने बिजनेस की, अब हम यहाँ पे बात कैसे कर रहे हैं, प्रोफेशन की। तो अब ये बोल रहे हैं एवरी पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन, जो भी प्रोफेशन कैरी कर रहा हो उसकी ग्रॉस रिसीट्स कितनी हो, 50 लाख रुपीज। अब तक हमने 1 करोड़ 10 करोड़ ये हमने लिमिट देखी किसके लिए, बिजनेस के लिए। लेकिन अब हम लिमिट देख रहे हैं 50 लाख की, 50 लाख ये हम देख रहे हैं किसके लिए, प्रोफेशन के लिए। चलिए, ये हमारी अब तक की 3 लिमिट्स हो गई। चलिए, अब तक की हम एक बार फिर से समराइजेशन देख लेते हैं कि हमने क्या देखा। हमने देखी 2 चीजें, फर्स्ट चीज हमने बिजनेस, सेकंड हमने देखा प्रोफेशन। इसके लिए हमारी दो लिमिट्स आ गई। फर्स्ट आई हमारे लिए 1 सीआर की या फिर 10 सीआर की, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक लिमिट है 50 लैक्स की। चलिए, लेकिन उसके बाद ये एक और पॉइंट बोलते हैं एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस शेल इफ द प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस, और वो 44 AE AB BBA as the case may be claimed income to be lower than the profits or gains, लोअर, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लोअर देन द प्रॉफिट्स और गेन्स सो डीम टू बी द प्रॉफिट। इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉफिट माना जाता है, अगर वो उनसे कहता है कम है, तो हम क्या करेंगे, उसको भी क्या कराना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा अपना। चलिए, उसी के तरीके से अगर कोई भी 44 ADA में अगर मानता है, 44 AD में अगर वो अपना कहता है कि हमारी विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, या फिर लोअर देन प्रॉफिट्स मानता है, तो हम क्या कर लेंगे उसको, हम उसको क्या कर देंगे, उसको भी गेट हिज अकाउंट्स ऑफ सच प्रीवियस ईयर ऑडिटेड बाय एन अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का मतलब क्या होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज द स्पेसिफाइड डेट एंड फर्निश बाय दैट डेट द रिपोर्ट ऑफ सच ऑडिट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। अब प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म यहाँ पे क्या होता है, मैं आशा करता हूँ आप सबको पता होगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कौन सा होता है। ड्यूली साइन एंड वेरीफाइड बाय अकाउंटेंट सेटिंग फोर्थ सच पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और कब तक सबमिट करना होता है, 30 सितंबर तक, या फिर डेट चेंज हो गई है, आप ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या मैंने ये डेट सही बोली है। अब आपके होमवर्क के लिए 2 काम हो गए, एक तो आपको मुझे बताना है फॉर्म नंबर, और क्या मैंने ये डेट सही बोली। चलिए, अब हम कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अब आ जाते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगर एओ ने और हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग 2 अलग अलग टर्नओवर आ जाती है। एओ ने आपका केस रूटीन में लगाया, एओ ने बोला कि मेरे अकॉर्डिंग आपकी टर्नओवर बनती है 12 करोड़ रुपीज। आपने बोला था मेरी टर्नओवर तो बनती है जी 9 करोड़ रुपए, और मैंने 95% से ज्यादा क्या किया है, पेमेंट की है बैंक से, तो मेरे को तो टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती। एओ ने बोला नहीं नहीं, आप ये 12 करोड़ रुपए टर्नओवर है और आपको तो टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे नहीं एओ जी, सेक्शन अप्लाइज ओनली इफ द टर्नओवर एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट अकॉर्डिंग टू द अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय द एसएससी। तो क्या है, एंड नॉट एज पर द एओ असेसमेंट। चलिए, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कवर हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं अब हम। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ये बोलता है कि कुछ सेक्शन है एटीआई है, एटीआई बी, एटीआई सी, ये सब आपके कुछ डिडक्शन के सेक्शन है। जैसे कि आपने एसईजेड में कोई डिडक्शन ली है, आपने कोई रिफाइनरी लगाई है, इस तरीके की कोई सेक्शंस की अगर आपने डिडक्शन ली है, तो आपको क्या सेपरेट ऑडिट कराना पड़ेगा या इसी 44 एबी वाले ऑडिट से काम चल जाएगा। जी नहीं। चलिए देख लेते हैं इसका। चलिए, इसका आंसर है ये। चलिए देख लेते हैं कैसे है। यस है। सेक्शन कहता है कि आपकी जो लिमिट ये ऑडिट हुआ है, ये एक जनरल ऑडिट है। देयर इज अ जनरल रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 44 एबी। तो ये आपके इस सेक्शन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को कवर नहीं करेगा। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट उन सेक्शन के अंदर आती है, तो आपको क्या कराना पड़ेगा, विल ऑल हैव टू बी ऑडिट ऑब्टेन्ड बाय द एसएससी टू मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो ये हमारा therefore separate audit reports in the forms prescribed for different purposes
will have to be obtained by the SSC to meet the specific requirement। ये हमारे कुछ specific questions हो गए मेरी तरफ से। आपकी तरफ से कोई questions हो तो आप उनको add on कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जो वो मैंने आपको होमवर्क दिए आपको वो कवर करके मेरे को बताने कमेंट सेक्शन में। उसके बाद आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग, because learning will give you growing and sharing will again help you in learning and growing। Thank you and have a good day।